आज हम गरीबी से लड़ने के एक ऐसे मॉडल पर बात कर रहे हैं जिसकी जड़ें तो 8वीं सदी में हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इसकी शाखाएं आज की समस्याओं का हल दे सकती हैं। ये मॉडल शासक उमर इब्न अब्दुल अजीज के सिद्धांतों से प्रेरित है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई मतलब सिर्फ फलसफा नहीं है। अच्छा। वो सीधे सीधे एक 7 स्तंभों वाला एक ऑपरेशनल मॉडल पेश करते हैं। एक तरह का ब्लूप्रिंट। बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट जिसे किसी भी गांव या कस्बे में कहीं भी लागू किया जा सकता है। तो ये मॉडल एक तरह से गरीबी को एक बीमारी की तरह देखता है और ये 7 स्तंभ उसके इलाज के 7 कदम हैं। हाँ तो चलिए इस इलाज के पहले कदम से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला स्तंभ है क्लीन गवर्नेंस फर्स्ट। साफ सुथरा शासन। हाँ, यानी दान बांटने से पहले उस पाइपलाइन को ठीक करो जिसमें से दान बहेगा। अगर पाइप में ही छेद है तो टंकी भरने का क्या फायदा? यही पे मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब हमारे यहाँ जब कोई समस्या आती है तो लोग तुरंत पैसा इकट्ठा करके मदद करना चाहते हैं। क्या समुदाय इस बात के लिए तैयार होगा कि मदद मिलने से पहले महीनों तक सिर्फ सिस्टम ठीक होता रहे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत दोनों है। अच्छा। स्रोत कहता है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने भी यही किया था। उन्होंने पहले सरकारी खजाने से गलत तरीके से ली गई जमीनें वापस ली, व्यवस्था को साफ किया और फिर वितरण शुरू किया। तो आज के दौर में इसे कैसे करेंगे? आज के संदर्भ में स्रोत इसके लिए कुछ ठोस कदम बताता है जो विश्वास पैदा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक स्वतंत्र ज़कात और कल्याण समिति बनाना। स्वतंत्र का मतलब है कि उस पर किसी नेता या किसी ताकतवर परिवार का दबाव ना हो। बिल्कुल वही। और फिर हितों के पकड़ाव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, उसे रोकने के लिए सख्त नियम। मतलब समिति का सदस्य अपने किसी रिश्तेदार को फायदा नहीं पहुंचा सकता। और पारदर्शिता, लोगों को कैसे यकीन होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है? उसके लिए 2 बहुत मजबूत नियम हैं। पहला, हर 6 से 12 महीने में पब्लिक ऑडिट, यानी सारा हिसाब किताब जनता के सामने। हाँ। और दूसरा, डबल सिग्नेचर सिस्टम। कोई भी खर्च तब तक नहीं होगा जब तक कम से कम 2 जिम्मेदार लोग उस पर दस्तखत ना कर दें। तो कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से पैसा नहीं उड़ा सकता। बिल्कुल। जब लोग ये ढांचा बनते हुए देखते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है और वो इंतजार करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब ये पहला स्तंभ सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए भी है। निश्चित रूप से ये पहला स्तंभ बाकी 6 स्तंभों की नींव है। इसके बिना बाकी सारी कोशिशें वो रेत पर महल बनाने जैसी होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी नींव मजबूत हो गई, सिस्टम साफ हो गया। अब अगला सवाल उठता है, मदद किसे, कहां और कितनी दी जाए? अंदाजे से तो काम नहीं चलेगा। और यहीं पर दूसरा स्तंभ तस्वीर में आता है, ट्रू वेल्थ मैपिंग। सच्ची संपत्ति का आकलन। हाँ, यानी अपने समुदाय की सच्ची आर्थिक तस्वीर खींचना। स्रोत इसे स्थानीय आर्थिक रजिस्ट्री बनाने का नाम देता है। एक तरह का आर्थिक एक्सरे है ये। बिल्कुल, आर्थिक एक्सरे। तो इस एक्सरे में क्या क्या देखा जाता है? सिर्फ ये कि कौन गरीब है और कौन अमीर? नहीं, उसे कहीं ज्यादा गहराई में जाकर इसमें सिर्फ आय नहीं बल्कि लोगों पर कर्ज कितना है ये भी देखा जाता है। अच्छा। हो सकता है कोई कमा तो रहा हो लेकिन कर्ज में इतना डूबा हो कि उसकी हालत किसी बेरोजगार से भी बदतर हो। ये तो एक बहुत जरूरी बात है। और क्या देखा जाता है? इसमें लोगों के हुनर या स्किल्स को भी दर्ज किया जाता है। कौन सिलाई जानता है, कौन बिजली का काम कर सकता है, किसके पास खेती का तजुर्बा है। इसके अलावा लोगों के पास संपत्ति क्या है, थोड़ी बहुत जमीन, कोई जानवर या काम करने के औजार, ये सब भी दर्ज होता है। और समुदाय के जो सबसे कमजोर लोग हैं उनकी पहचान कैसे होती है? रजिस्ट्री में उन पर खास ध्यान दिया जाता है। ऐसे परिवार जहां कोई विधवा है या अनाथ बच्चे हैं या कोई सदस्य विकलांग है। साथ ही बेरोजगार युवाओं का भी एक अलग डेटाबेस बनता है। तो नतीजा ये होता है कि मदद स्मार्ट हो जाती है। आप अंधेरे में तीर नहीं चलाते। आपको पता होता है कि किसे राशन चाहिए, किसे हुनर की ट्रेनिंग चाहिए और किसे कर्ज से बाहर निकालना है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, सिस्टम साफ हो गया, डेटा भी आ गया। अब चाहिए पैसा। यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है जो ज़कात की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर देता है। हाँ, और ये आजकल के क्राउड फंडिंग मॉडल से काफी अलग है। कैसे? देखिए, क्राउड फंडिंग में हम अक्सर एक भावुक कहानी देखकर पैसा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पर्दे के पीछे का सिस्टम कितना साफ सुथरा है। सही बात है। ये मॉडल दान को सिर्फ एक भावनात्मक काम नहीं बल्कि एक पेशेवर व्यवस्था बनाता है।
स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम सुझाता है। पहला, लोगों को ये सिखाना कि ज़कात की सही गिनती कैसे की जाए। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं होता होगा कि इनकी बचत पर कितनी ज़कात बनती है। बिल्कुल, सोने पर, व्यापार पर इसकी सही जानकारी देना। और इसे इकट्ठा करने और बांटने का क्या तरीका बताया गया है? इसके लिए मस्जिद को केंद्र बनाकर एक सालाना ज़कात अभियान चलाने की बात कही गई है। और एक बहुत जरूरी नियम है, स्थानीय को प्राथमिकता। मतलब जिस गांव या मोहल्ले से ज़कात जमा हुई है, पहले वहां की जरूरतें पूरी की जाएंगी। हाँ, पैसा बचने पर ही बाहर भेजा जाएगा। ये थिंक लोकल एक्ट लोकल जैसा सिद्धांत है। और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है, इस पर भी कोई नियम है? हाँ, और ये नियम बहुत सख्त है। ज़कात का पैसा सिर्फ कुरान में बताई गई 8 श्रेणियों में ही खर्च हो सकता है। जैसे गरीब, जरूरतमंद, कर्जदार। जी, इसीलिए ज़कात और सदका, जो एक स्वैच्छिक दान है, उसके लिए अलग-अलग बैंक खाते रखने पर जोर दिया गया है, ताकि कोई घालमेल ना हो। तो मकसद ये है कि इलाके के 80 से 90% लोग अपनी ज़कात सही से दें। अगर इतना हो गया तो पैसा बाहर से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, उस समुदाय के पास अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक स्थायी फंड तैयार हो जाता है। तो अब तक हमने सिस्टम ठीक किया, डेटा जुटाया और फंड का इंतजाम किया। लेकिन मान लीजिए आज रात किसी के घर में खाने को नहीं है या कोई अचानक बीमार पड़ गया है, क्या वो इन सब प्रक्रियाओं का इंतजार करेगा? ये सवाल सीधा चौथे स्तंभ की ओर ले जाता है, जिसे स्रोत में नो हंगर जोन कहा गया है। एक सुरक्षा कवच। हाँ, ये इस मॉडल का इमरजेंसी रूम है। ये स्तंभ पक्का करता है कि समुदाय में कोई भी एकदम से टूटकर बिखर ना जाए। इसके तहत मस्जिद कुछ चीजों की गारंटी लेती है। किस तरह की गारंटी? पहली और सबसे बड़ी गारंटी, कोई परिवार भूखा नहीं सोएगा। दूसरी? अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक फंड हमेशा तैयार रहेगा। तीसरी? अगर कोई किराया या बिजली का बिल न दे पाने की वजह से बेघर होने वाला है तो उसकी फौरन मदद होगी। और चौथी, अंतिम संस्कार के खर्च में मदद। इसमें पशुओं के चारे तक का ध्यान रखा गया है। वाह, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये दिखाता है कि मॉडल बनाने वालों ने जमीनी हकीकत को कितनी गहराई से समझा है। आपने सही पहचाना। एक गरीब किसान के लिए उसका जानवर सिर्फ जानवर नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। सही बात है। और सबसे जरूरी बात, स्रोत के मुताबिक ये सारी मदद 72 घंटों के अंदर मिल जानी चाहिए। अच्छा, सिर्फ 72 घंटे? जी, ये कोई लंबी चौड़ी सरकारी प्रक्रिया नहीं है। ये एक स्थानीय, तेज और असरदार सुरक्षा कवच है। ठीक है, आपातकालीन मदद का इंतजाम हो गया, लेकिन यहाँ से ये मॉडल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। 5वां स्तंभ कहता है लाइवलीहुड बिफोर लॉन्ग टर्म एड, यानी लोगों को लंबे समय तक नकद मदद देने के बजाय उनकी आजीविका खड़ी करने में मदद करो। निर्भरता नहीं, उत्पादकता। ये इस मॉडल की आत्मा है। इसे स्रोत में प्रोडक्टिव ज़कात यूज कहा गया है। सिद्धांत ये है कि किसी को रोज मछली खिलाने से अच्छा है उसे मछली पकड़ना सिखाओ। और एक मछली पकड़ने की छड़ी भी खरीद कर दो। बिल्कुल, ये दान को खर्च से निवेश में बदल देता है। ये सुनने में क्रांतिकारी लगता है। किस तरह की निवेश की बात हो रही है? कल्पना कीजिए, एक गांव में एक महिला है जिसे सिलाई आती है। पारंपरिक मॉडल उसे हर महीने 500 रुपए देता, लेकिन ये मॉडल कहता है नहीं, हम डेटा रजिस्ट्री से जानते हैं कि उसे सिलाई आती है। हम उसे 5000 रुपए की एक सिलाई मशीन और कुछ महीने का कच्चा माल देंगे। तो 6 से 8 महीने में वो न सिर्फ अपने परिवार का खर्च चला रही है, बल्कि अब उसे मदद की जरूरत ही नहीं है। यही है प्रोडक्टिव ज़कात का मतलब। तो ये सिर्फ सिलाई मशीन तक सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, किसी को दूध देने वाली बकरी दी जा सकती है, किसी की छोटी सी दुकान में सामान भरवाया जा सकता है, किसी मैकेनिक को औजारों की एक पूरी किट दी जा सकती है, किसानों के समूह के लिए एक सिंचाई पंप या साझा ट्रैक्टर खरीदा जा सकता है। हर मामले को एक एग्जिट प्लान के साथ ट्रैक किया जाता है, जो 1 से 3 साल का हो सकता है। मकसद ये है कि उस परिवार को हमेशा के लिए मदद की सूची से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता की राह में एक और बड़ी रुकावट होती है कर्ज। एक बार कोई इसके जाल में फंस गया तो उसकी सारी कमाई ब्याज भरने में चली जाती है। अगला यानी छठा स्तंभ शायद इसी को तोड़ता है। हाँ, कर्ज वो अदृश्य जंजीर है जो लोगों को गरीबी में जकड़े रखती है। इसीलिए छठा स्तंभ एक कर्ज राहत डेस्क बनाने का सुझाव देता है, लेकिन ये डेस्क हर तरह के कर्ज नहीं चुकाएगा। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कुछ खास तरह के कर्जों पर ध्यान देगा? जी, मुख्य रूप से ऐसे कर्ज जो किसी संकट की वजह से लिए गए हों, जैसे किसी बड़ी बीमारी के इलाज का कर्ज या गुजारा चलाने के लिए लिया गया कर्ज। किसानों का संकटकालीन कर्ज भी हो सकता है। हाँ, फसल बर्बाद होने पर किसान का लिया कर्ज, ये सब इसमें आते हैं। और ये डेस्क काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ पैसा देकर कर्ज चुका देता है? नहीं, इसकी प्रक्रिया भी बहुत पेशेवर है। पहला कदम,
कर्ज की पुष्टि करना कि वो असली है। दूसरा कदम, कर्ज देने वाले से बात करके निपटारे की कोशिश करना। हो सकता है कि कुछ रकम कम हो जाए। तीसरा और बहुत जरूरी कदम, पैसा सीधे लेनदार के खाते में देना, उस व्यक्ति को नहीं। ताकि पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। और एक चौथा कदम भी है, वो क्या है? उस व्यक्ति को वित्तीय सलाह देना, ताकि वो भविष्य में दोबारा इस जाल में ना फंसे। लक्ष्य सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं है, कर्ज से मुक्ति का मतलब है उत्पादकता की बहाली। सही बात है। जब किसी के सिर से कर्ज का बोझ उतरता है, तभी वो अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगा पाता है। जी। और अब हम आते हैं आखिरी 7वें स्तंभ पर, जो शायद इन सभी को एक साथ जोड़ने वाली गोंद है। पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास। हाँ, ये तो वापस पहले स्तंभ से जाकर जुड़ता है। बिल्कुल, ये चक्र को पूरा करता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज के समय में सफलता की वजह यही थी कि लोगों को व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। आज भी विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, और विश्वास बनाने का एक ही तरीका है, पूरी पारदर्शिता। तो ये मॉडल पारदर्शिता कैसे हासिल करता है? स्रोत के मुताबिक समिति को हर 3 महीने में एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करनी होती है, और इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ आंकड़े होते हैं। अच्छा, इससे मदद लेने वालों की इज्जत भी बनी रहती है और हिसाब भी साफ रहता है। बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट कार्ड में क्या-क्या होता होगा? इसमें सब कुछ होता है। कुल कितना पैसा आया, किस मद में कितना खर्च हुआ, खाने पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, कितने परिवारों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया गया, कितने लोगों का कर्ज चुकाया गया, और सबसे जरूरी आंकड़ा, कितने लोग अब मदद की सूची से बाहर हो चुके हैं क्योंकि वे अपने पैरों पर खड़े हैं। तो ये सिर्फ खर्च का हिसाब नहीं, बल्कि असर का हिसाब है। जब दान देने वाला देखता है कि उसके पैसे ने किसी की दुकान खुलवा दी, तो उसका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। आपने एकदम सही कहा। जब भरोसा बढ़ता है तो दान भी ज्यादा आता है, और जब दान ज्यादा आता है तो गरीबी और तेजी से घटती है। ये एक सकारात्मक चक्र, एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस मॉडल का असली जादू किसी एक स्तंभ में नहीं, बल्कि इनके एक दूसरे से जुड़ने में है। हाँ, हर हिस्सा दूसरे के लिए जरूरी है। आप एक को भी हटा दें तो पूरी इमारत कमजोर हो जाएगी। ये मॉडल सुनने में जितना शक्तिशाली है, उतना ही जामे भी लगता है। ये दान को एक सामयिक मदद से उठाकर एक पूरी व्यवस्था में बदल देता है। हाँ, लेकिन स्रोत के अंत में एक और बात कही गई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो क्या है? स्रोत में एक रेडी फील्ड टूलकिट बनाने का भी जिक्र है। यानी इस मॉडल को लागू करने के लिए जरूरी हर दस्तावेज, सर्वे करने का फॉर्म, ज़कात की गणना करने वाली एक्सेल शीट, पात्रता के लिए एक स्कोरिंग मॉडल, और काम करने के तरीकों की एक पूरी SOP बुकलेट। हाँ, ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात है। इससे तो किसी भी समुदाय के लिए इसे अपनाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, आसान हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, एक बेहतरीन मॉडल को कागज पर बनाने और उसे सफलतापूर्वक जमीन पर उतारने के बीच का असली फासला क्या है? मान लीजिए किसी के पास ये पूरा मॉडल है, ये पूरी टूलकिट भी है, फिर भी उस आखिरी पड़ाव को पार करने के लिए, यानी इसे एक जीती जागती सफल हकीकत में बदलने के लिए वास्तव में और किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या वो सिर्फ इच्छा शक्ति है, सही लोग हैं, या कुछ और है जो इन दस्तावेजों में नहीं लिखा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर अच्छे विचार को हकीकत में बदलने की कोशिश करने वाले के सामने आता है।